दोस्तों, एक बार बिहार के मुख्यमंत्री जब पटना के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां पर पहले से ही लगभग 50 विधायक इंतजार कर रहे थे और वह तुरंत मुख्यमंत्री जी को घेर लेते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा में लगी हुई जो पुलिस थी, जो फोर्स थी, वो एयरपोर्ट की जो सुरक्षा में लगी हुई फोर्स थी वो, और साथ ही जो एयरपोर्ट पर पहले से ही लोग मौजूद थे वो भी एक जगह खड़े हो जाते हैं और हंगामा बढ़ने लगता है। नारेबाजी शुरू हो जाती है। नारेबाजी करने वाले लोग भी कोई और नहीं थे बल्कि जिस पार्टी का वो मुख्यमंत्री था उसी पार्टी के विधायक थे। तो वहाँ आसपास में जो लोग खड़े हुए थे ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ ये विधायक क्यों हंगामा कर रहे हैं। तभी एक विधायक जोर जोर से कहने लगता है कि बॉबी हत्याकांड को बंद करा दीजिए। जिस तरह से आपके आईपीएस किशोर कुणाल जांच कर रहे हैं, यदि यही जांच करते रहे तो आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। बस इतना कहना था। तभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो, बात क्या है। वो कहते हैं कि हम आपकी पुलिस से जांच नहीं करवाना चाहते हैं बल्कि हम सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि लोगों को पुलिस पर विश्वास ही नहीं था। सीबीआई से जांच करा रहे थे, वो भी केस को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ने के लिए, और वैसा ही होता है। मुख्यमंत्री का इस मामले में झुकाव होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जिस तरह से वो विधायक दबाव बना रहे थे और इसके बाद फिर सीबीआई से जांच कराई जाती है और सीबीआई जांच जरूर करती है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाती है। आज की ये सच्ची कहानी बिहार की सबसे चर्चित कहानियों में से कहें एक है तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। दरअसल पटना शहर में एक लड़की जो बेइंतहा खूबसूरत थी, उसके परिवार में कोई नहीं था, ना बाप था ना माँ थी, कोई नहीं था। तभी कांग्रेस की एक नेता रही थी राजेश्वरी सरोज। उन्हें पता चलता है तो उन्होंने इस लड़की को गोद ले लिया, उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की, उसका बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। जैसे जैसे लड़की बड़ी हो रही थी वैसे वैसे इसकी खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे। विद्यालय पढ़ने जाए या फिर घर में रहे या फिर कहीं भी रहे तो इसकी खूबसूरती लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी और इसी खूबसूरती की वजह से इसकी पहचान बढ़ने लगती है। वर्ष 1973 में एक फिल्म आई थी बॉबी। उस फिल्म की हीरोइन और ये लड़की जिसका नाम रखा जाता है बेबी उर्फ श्वेता निशा। अब श्वेता निशा इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे बेबी ना कहकर बॉबी कहने लगे थे, क्योंकि बॉबी फिल्म की जो हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया, उससे कहीं ना कहीं ये मैच करती थी। वर्ष 1978 की बात है। इस लड़की की पटना सचिवालय के अंदर नौकरी लग जाती है। जब ये नौकरी करने वहाँ जाती थी तो यहाँ पर बहुत सारे नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का, इनका आना जाना लगा रहता था। और इसी बीच में बताया जाता है कि एक विधायक से कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, एक विधायक से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो उसके बाद फिर दूसरे विधायक से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और दूसरे विधायक जो होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारी भी जान पहचान कराओ। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके विधायकों की लाइन लग जाती थी। अब यहाँ पर विधायक बाकी कामों में कम और इस लड़की के आसपास ज़्यादा दिखाई देते थे। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही एक दिन खबर छपती है 11 मई 1983 को। उस समय उस शहर के चर्चित दो अखबार होते हैं, आज और प्रदीप। जैसे इसमें खबर छपती है पता चलता है कि बॉबी की हत्या कर दी गई है, और ये सूत्रों के हवाले से फ्रंट पेज पर खबर थी। शहर में हंगामा खड़ा हो जाता है। जैसे शहर में हंगामा खड़ा होता है वैसे पुलिस भी अलर्ट हो जाती है, और इस शहर यानी कि पटना में एसएसपी के तौर पर आईपीएस किशोर कुणाल नियुक्त हुए थे। अभी इस घटना से एक महीने पहले यानी कि अप्रैल 1983 में आईपीएस ऑफिसर कुणाल किशोर बहुत ही तेज तर्रार और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। किसी की ना भी सुनने वाले, काम जो भी होता था पूरी ईमानदारी से करते थे। अब चाहे सामने कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो। तो उनके ही साथियों ने कहा, कुणाल जी यदि आपने इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो मामला कहीं तूल ना पकड़ ले, इसलिए आपको इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अब वो इस मामले की जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि खबर अखबार में छपी थी, ये पता करते हैं कि क्या इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कोई बात है। पता करने की कोशिश करते हैं कि बॉबी आखिर है कहाँ।
तो जब बॉबी के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो सचमुच ये बात सही थी कि वो मर चुकी थी। मरने वाली बात आती है तो घर में पता कराया जाता है तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। 8 मई 1983 को इसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और सुबह 4 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया था। क्या वजह थी, यही अब आईपीएस ऑफिसर जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था, तो वही गोलमोल उन्हें जवाब मिलता है। अब इसी बीच में उनके पास 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती हैं बॉबी की। 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी कि ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है, तो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये बात समझ से परे थी। तभी आईपीएस ऑफिसर ने पूछा कि इस मामले में मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। तो जो उसकी माँ होती है राजेश्वरी सरोज दास, वो कहती है कि मैंने मुकदमा नहीं लिखवाया है। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, कंडीशन में नहीं थी, शायद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, भयभीत थी और इसीलिए उन्होंने इस मामले में कोई मुकदमा नहीं लिखवाया था। तभी आईपीएस ऑफिसर किशोर कुणाल जी बोलते हैं, अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराते हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद ये पता करते हैं कि आखिरकार वो लड़की है कहाँ। दरअसल वो क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए उसकी बॉडी को जलाया नहीं गया था बल्कि दफनाया गया था। एक कदम कुआं कब्रिस्तान था, वहाँ पर दफनाया गया था। कुणाल जी कुछ अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद खुद उन्होंने इसमें मिलकर इस लड़की की लाश को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाया, उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी ना तो खून बहने से मौत हुई है और ना ही वो हार्ट अटैक से हुई है, बल्कि कोई जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हुई है। अब ये मौत क्यों हुई है, अब इसी की जांच पड़ताल की बात थी। यहाँ से ये टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद जो सरकारी क्वार्टर होता है, क्योंकि जो राजेश्वरी सरोज है वो विधान परिषद की सदस्य हो जाती है और उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। वो सरकारी क्वार्टर में ही रहती थी, बेटी भी उनकी उन्हीं के साथ रहती थी। तभी वो सरकारी क्वार्टर में जाते हैं, उस जगह के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। आसपास के 2 लोग ऐसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि सर, यहाँ पर हम लोगों का नाम सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं जो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बेटा 7 तारीख को रात में आया था और इसी बीच में उसकी तबीयत अचानक खराब होती है और यहीं से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वो खुद एक विधायक की गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। पुलिस वाले अब इस मामले की और पुख्ता से जांच करने लगते हैं। धीरे धीरे करके एक सूची तैयार की जाती है और किसने मारा है, क्या नहीं है, कितने लोगों से संबंध है, कौन कौन आता है इस घर में, कौन कौन जाता है, कब आते हैं, कब जाते हैं, ये कब अपनी जॉब पर जाती थी, टाइपिस्ट की जॉब कर रही थी सचिवालय के अंदर। जब एक एक बारीकियों की जांच पड़ताल चल रही थी तो धीरे धीरे करके एक नाम सामने आने लगता है और ये बात फिर अब और नेताओं में फैलने लगती है। सबको लगता है कि कहीं बात खुल के सामने आई तो मेरा नाम भी आ जाएगा। इसी बीच में अब इन सब लोगों ने 25 मई 1983 को जब बिहार के मुख्यमंत्री पटना के एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तभी 44 विधायक, 2 मंत्री इनका घेराव कर लेते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जांच आप इस आईपीएस ऑफिसर किशोर कुणाल से ना कराकर किसी और से करवाइए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। तभी एक सहमति बनाई जाती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराओ और सीबीआई से जांच कराने के बाद लीपापोती कर देना, कोई इस बात का पूछने वाला नहीं है। लेकिन तब तक ये ऑफिसर इतने सबूत जुटा चुके थे, बताया जाता है कि लगभग 100 नामों की सूची थी उनके पास। उसमें ज़्यादातर विधायक थे, ज़्यादातर बड़े बड़े नेता थे, ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो पहले भी विधायक या मंत्री या नेता रह चुके थे। 100 ऐसे नाम बिहार के। यदि ये नाम सामने आते, यदि इनकी गिरफ्तारी होती तो वाकई अपने आप में एक भूचाल मच जाता, हड़कंप मच जाता। तभी इन विधायकों के घेराव के बाद मुख्यमंत्री खुद सतर्क होते हैं और वो सीधा फ़ोन करते हैं आईपीएस ऑफिसर किशोर कुणाल को। वो कहते हैं कि एसएसपी साहब, क्या मामला है, क्या बात है, ये जो बॉबी हत्याकांड है ये क्या प्रकरण है। तभी इसमें वो कहते हैं कि सर, आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, दरअसल इस मामले से आप दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये केस नहीं है बल्कि ज्वाला है, अग्नि है। यदि किसी ने भी इसके अंदर हाथ डालने की कोशिश की तो उसके हाथ झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। आपने भी अगर हाथ डालने की कोशिश की इसमें तो आपके भी हाथ झुलस जाएंगे। जब ये बात मुख्यमंत्री सुनते हैं तो मुख्यमंत्री कुछ परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कैसे,
कुणाल जी कहते हैं, कैसे मत पूछिए सर, अन्य मामलों में आपकी छवि चाहे जैसी हो, इसमें आप बेदाग हैं। ऐसा ना हो कि आप पर भी कहीं बात ना आ जाए। जब ये बात एसएसपी मुख्यमंत्री से बोलते हैं तो मुख्यमंत्री भी शांत हो जाते हैं, उनसे कोई बहसबाजी नहीं करते हैं और सीधे दिल्ली से बात करते हैं, सीबीआई जांच की बात करते हैं। यहाँ से वो लिख के देते हैं और दिल्ली सरकार इस बात की अनुमति दे देती है। उन दिनों प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने भी अपने विधायकों को शायद बचाने के लिए सीबीआई जांच की आदेश दे दिया था और जांच का आदेश होने के बाद अब कहते हैं सीबीआई ने उस मामले में लीपापोती कर दिया, लेकिन इनके पास पर्याप्त सबूत थे। एक तरफ ये सब चीज़ चल रही थी, पहली रिपोर्ट कुछ और कहती है, दूसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है और तीसरी रिपोर्ट जो आईपीएस ऑफिसर ने कराते हैं तो कुछ और कह रही थी, यानी कि बॉबी की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हुई थी और उसमें कई नेताओं के विधायकों के नाम सामने आ रहे थे। इसी बीच में अब ये प्लान करते हैं इनकी गिरफ्तारी का, लेकिन सीबीआई के पास जांच पहुंचती है। सीबीआई इस मामले की अपनी तरफ से जांच कराती है। सीबीआई दिल्ली में रहती है, पटना कभी नहीं पहुंचती है और बिना पटना पहुंचे ही उन्होंने एक अपनी चार्जशीट दाखिल कर देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाता है कि बॉबी का दरअसल एक लड़के से अफेयर था, बॉबी उसी से शादी करना चाहती थी। वो जब शादी करने के लिए बार बार कह रही थी तो उस लड़के ने साफ साफ इनकार कर दिया और इसी बात से वो नाराज होकर जहरीला पदार्थ खाकर उसने अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। जब ये वाली बात सीबीआई की जांच में सामने आती है तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खासकर सबसे बड़ी हैरानी होती है आईपीएस ऑफिसर कुणाल जी को, क्योंकि उनकी जो जांच थी उसमें कई नेता फंस रहे थे। कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये सोचकर सीबीआई को जांच सौंपी थी कि मामला दब जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी कुर्सी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इस हत्याकांड में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1983 को ही मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि जो विपक्ष के नेता रहे थे उन्होंने भी पुलिस की इस जांच पर सवालिया निशान लगाए थे। उन्होंने भी हंगामा किया था, कहा था कि जो आईपीएस ऑफिसर ने जांच की है वो गलत है। ऐसा लग रहा था कि इसमें न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के लोग भी इस पूरी कहानी में शामिल थे। ये कहानी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती यदि आईपीएस ऑफिसर ने इस लड़की की मां राजेश्वरी सरोज के दास के पास ना गए होते, क्योंकि जैसे ही ये पता चलता है, अखबार से खबर छपती है, खबर छपने के बाद वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनकी माँ से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारी लड़की की मौत हो चुकी है, मर चुकी है वो, क्या तुम अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती हो? तभी वो रोने लगती है और रोते रोते सारी बात बताती है, एक एक बात बताती है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, सबके नाम गिनाती है। उसको नहीं पता था कि उसकी कुर्सी के पास एक टेप रिकॉर्डर छुपाया गया है और उसी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जब आईपीएस ऑफिसर ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी तो लगभग 100 नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती। इससे कुछ होता इससे पहले ही इस जांच की दिशा को पूरी तरीके से बदल दिया गया था। बताया ये भी जाता है कि पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार तक इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। वो अपने विधायकों को, वो अपने नेताओं को बचाना चाहती थी। इस घटना के बाद किशोर कुणाल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।